ये प्राइस तो आपने डिटरमिन करनी है ना कि आपको अभी मार्केट रेट पे बाय करना है या आपको किसी नीचे के रेट के ऊपर बिड लगानी है, और अगर वो रेट एग्जीक्यूट होगा तो आपको मिलेगा। सेम इज द केस अगर आपको शेयर सेल कर रहे हैं कि आपको मार्केट रेट पे बेचना है या आपको ऊपर के रेट के ऊपर वो अपनी प्राइस इंसर्ट करनी है, और अगर वो रेट आएगा तो आपका बिक जाता है। तो इस तरह भी होता है कि जिस तरह सुबह 72 का है, ठीक है, तो शाम टाइम 3-4 बजे क्योंकि 3 बजे ये 70 का हो, बिल्कुल हो सकता है। ये तो ये कई गारंटी, ये ऐसे थोड़ी होता है कि आपने 72 का लिया तो वो 70 रुपए नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वो तो देखें जो प्राइस बोर्ड के ऊपर आ रही है उस प्राइस पे आप अगर शेयर बेचना या खरीदना चाहते हैं तो वो उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन हो जाएगी, और अगर आपको किसी और प्राइस पे करना है तो वो फिर आप लगा के बैठ जाए, बेचना है या खरीदना है, वो अगर प्राइस आएगी दिन में किसी भी टाइम पे तो वो फिर एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो टाइम की गेम है, टाइम की नहीं, प्राइस देखो, प्राइस की गेम है ना, प्राइस फ्लक्चुएशन क्या। अब आज मार्केट ये देखें, ये इंडेक्स आ रहा है ऊपर, ये जो है आज मार्केट 523 पॉइंट्स प्लस है, ठीक है, 2 दिन से नेगेटिव थी। आज मार्केट में रिकवरी आई है, बहुत डिस्काउंटेड थी। आज इन्वेस्टर्स ने एक इंटरेस्ट शो किया बाइंग साइड के ऊपर, और आज मार्केट में ये 1.34% अगर परसेंटेज टर्म में बात करें, और अगर इंडेक्स की पॉइंट्स की बात करें तो ये भी 526 पॉइंट्स प्लस आ रही है। ये भी मार्केट बस ये देखें अभी क्लोज होने लगी है, ये मार्केट क्लोज हो गई 330, बोर्ड खुद ही रुक जाता है। ओपन किस टाइम होती है ये? वैसे तो 9:15 पे ओपन होती है, 9:15 से 9:30 तक का जो टाइम होता है उसमें ट्रेड नहीं होती, उसमें सिर्फ आप अपने ऑर्डर्स इंसर्ट कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम ऑर्डर इंसर्टिंग का होता है। फिर 9:30 पे मार्केट की एक दफा ओपन होती है, उसके बाद 2 मिनट के लिए सस्पेंड हो जाती है। 9:32 पे फिर मार्केट की रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है जो नॉन स्टॉप 3:30 बजे तक चलती है, और 3:30 बजे आपकी बोर्ड बंद हो गई, मार्केट क्लोज हो गई। 3:30 के बाद हम कोई ऑर्डर इंसर्ट नहीं कर सकते। नहीं, 3:30 के बाद अब मार्केट क्लोज। अभी होगा ये 4 बजे से 4:15 तक एक सेशन 15 मिनट का होता है, उसको पोस्ट क्लोज सेशन बोलते हैं। वो ये होता है जिस प्राइस के ऊपर शेयर अभी क्लोज होंगे उस प्राइस पे अगर आपको शेयर खरीदना है या बेचना है तो उन 15 मिनट में आप अपने बाय या सेल लगा सकते हैं। अगर किसी को खरीदना है या बेचना है आपसे तो वो कर लेगा। वो 15 मिनट का एक सेशन होता है 4 बजे से 4:15 बजे। मतलब उसमें अगर किसी को वो 15 मिनट इसलिए होते हैं कि मार्केट में नहीं अगर वो खरीद सका या बेच सका तो वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन 12 बजे तक होता है। फ्राइडे को स्टार्ट भी 15 मिनट पहले हो जाता है। वो प्री ओपन जो 15 मिनट वाला पहले वाला सेशन है वो 9 बजे से 9:15 होता है, 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है टिल 12। फिर दूसरा सेशन जो है वो 2:15 से 2:30 बजे तक वो पहले 15 मिनट का सेशन होता है प्री ओपन का, और 2:30 से 4:30 बजे मार्केट जो ऑर्डर है। हाँ जी, 2:30 से 4:30 बजे फिर मार्केट का ट्रेडिंग सेशन है। तो जो ऑर्डर इंसर्टिंग का टाइम वो यही 15 मिनट है? नहीं, वो तो एक वो एडिशनल है। तो ड्यूरिंग मार्केट आप जब मर्जी ऑर्डर इंसर्ट करें, निकालें, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आपने एक ओजीडीसी लेना था 72 रुपीज में, आपको हुआ कि नहीं यार 70, आपने ऑर्डर इंसर्ट कर दिया, अभी प्राइस नहीं आई हो, फिर आपको ख्याल आया कि नहीं यार ये यहाँ पे नहीं लेना, मैंने 71.50 में लेना है। आप उस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे या चेंज करेंगे, वो भी ऑप्शन होती है सॉफ्टवेयर में, आप 71.50 कर देंगे। तो वो यही मैं आपको 2-3-4 दिन जो ठीक से बताया है कि ये सारा इस स्क्रीन के ऊपर काम होगा, ठीक है। इसमें कोई मैनुअल नहीं है, आपके पास सिस्टम है, अकाउंट है, आप इस पे बस ट्रेड कर सकते हैं। मोबाइल पर भी हो जाता है? हाँ, ये मोबाइल पे भी, एंड्रॉइड पे भी ऑप्शन है, iOS पे भी है, एप्पल भी। असलान, तो ये एक सिमिलैरिटी के लिए अब अच्छा ये क्या ऊपर वॉल्यूम, ये आज का मार्केट का वॉल्यूम है 19 करोड़ और 32 लाख शेयर का टोटल मार्केट में ट्रेड हुए शेयर, और ये आगे उसकी वैल्यू है 5.46 बिलियन रुपीस की। जो सर न्यूज में आता है इंडेक्स इतने गिर गए, वो ये अब आज अगर
कोई मीडिया चलाएगा तो वो कहेगा स्टॉक मार्केट में 576 पॉइंट की तेजी देखी, वो इंडेक्स के पॉइंट ही है। इंडेक्स का जो लेवल है ये 39,919, जबकि आज मार्केट ये 576 पॉइंट प्लस, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब किसी मार्केट में जब कोई शेयर अपनी मैक्सिमम लिमिट हिट करता है ना, हाँ, मैंने आप लोगों को बताया कि 7.5% और 1 रुपी whichever is high, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आज ये शेयर जिसका अटक रिफाइनरी है, ठीक है, ATRL इसका सिंबल है, इसकी परसेंटेज चेंज क्या है, ठीक है, 7.5% हो गई। ये क्या है, इसमें बायर है, सेलर ही नहीं है। ये आज के दिन में अपनी मैक्सिमम प्राइस हिट कर रही है, ठीक है। अब सेम इज द केस, अगर हम इसको दूसरी तरफ बात करें, अगर ये नीचे होता तो इसमें सेलर होता और ये बाइंग और बाइंग वॉल्यूम ना होता। अगर ये डाउन साइड के ऊपर 7.5% नीचे आया होता, तो इसको अपर कैप बोलते हैं। ये आज की अपनी डे लिमिट पे क्लोज हुआ, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। आगे तो ये एक आप लोग ट्रेडिंग का जो सिमिलैरिटी है, क्या किस तरह ट्रेडिंग होती क्या है और इसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है वो थी। अब अरसलान आप लोग को और कंपनी सेक्रेटरी हैं हमारे, ये ऑडिट और कंप्लायंस की जो चीजें होती हैं जर्नलाइज रिक्वायर्ड होती हैं, उस पे ये आपको एक ब्रीफ देंगे, बताना। मुझे 5 मिनट तो मैं आ रहा हूँ, छोटा सा जी सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आई डोंट नो अबाउट द पर्टिकुलर बैकग्राउंड ऑफ ईच ऑफ यू, लेकिन अगर मैं चीज़ों को बड़ा सादा सा और आसानी से आपको कोशिश करूंगा जितना आसान तरीके से समझा सकूं और उस पर गुफ्तगू कर सकूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं। whenever you are considering about the compliances और secretarial practices, ये दो प्रोस्पेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपने कभी कंपनी सेक्रेटरी का नाम सुना है किसी ने? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा कि कंपनी है, कंपनी है, कंपनी है। कंपनी बेसिकली एक ऐसी चीज है जो रजिस्टर्ड होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका अपना वजूद होता है और वो रजिस्टर्ड होती है पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SCCP का नाम किसी ने शायद सुना होगा आपने से। SCCP बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो रेगुलाइजेशन के हवाले से और कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करने के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और बॉडी है जो एक गवर्न होती है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इसके अलावा कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन के अलावा बाकी रजिस्ट्रेशन हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी है, बाद में पता चलता है कंपनी है ही नहीं, या प्रोप्राइटर होता है बंदा, ठीक है जी, इंडिविजुअल बिजनेस होता है। अगर इंडिविजुअल बिजनेस नहीं होता है तो फिर क्या होता है जी? फिर पार्टनरशिप होती है। वो पार्टनरशिप का इंडिविजुअल बिजनेस को भी अक्सर लोग बाजूकात इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए टर्म कंपनी। कंपनी एक बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट है, एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और उसकी कंप्लायंसेस उसी के अकॉर्डिंगली होती है। कंपनी के अंदर एक अपॉइंटमेंट होती है कंपनी सेक्रेटरी की। अगर आप उसको जिस तरह आपने ऑफिस में सुना होगा सेक्रेटरी है जी, ये पर्सनल असिस्टेंट वर्ड भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्तलिफ अल्फाज का चुनाव जो करते हैं इस खास किस्म की पोजीशन के लिए, डेजिग्नेशन के लिए, वो आप सबने सुन रखा होगा। तो उसमें एक अपॉइंटमेंट होती है सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी की, जो कि बाई लॉ रिक्वायरमेंट होती है इन अ केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। कंपनीज की मुख्तलिफ टाइप्स, कुछ कंपनीज प्राइवेट होती हैं, कुछ पब्लिक होती हैं, ठीक है, कुछ SMC होती हैं, सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं,
जो कि बाई नेचर प्राइवेट होती हैं। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ऊपर, कंपनी के लिए जो कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जिस तरह अभी आप देख भी रहे थे, ट्रेडिंग टर्मिनल्स और ये सब कुछ, उनके लिए कंपल्शन है कि कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट उसके लिए कंपल्शन है बाय लॉ। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है, या इसके पीछे जो दर हकीकत जो मैं आप लोगों को जिस जाविये पर लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंप्लाइंस का वर्ड जो है इसकी हकीकत क्या है, कि कंप्लाइंस है क्या बेसिकली, ठीक है। बाकी तो ये है ना कि अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है जी, मैं कहूँ जी स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट फाइल होता है, स्पेसिफिकली जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है वो तो साफ ज़ाहिर है जब आप काम करेंगे, जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को कर रहे होते हैं, आप उस फॉर्म को देख रहे होते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को देख रहे होते हैं, उसके पैटर्न को समझ रहे होते हैं और आप उसकी फाइलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन उस डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों है? असल में कंप्लायंसेस का कॉन्सेप्ट ये है, कंप्लायंस क्या है कि डॉक्यूमेंट फाइल करना एक अलग पर्सपेक्टिव है जो कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट तक जरूरत क्यों थी उस डॉक्यूमेंट को पूरा करने की, जो कि कंप्लायंसेस का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो जब कंपनी का लीगल स्टेटस है, लीगल नेचर है, तो उसकी हवाले से कुछ इस तरह के कानून पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कंपनी, कि वो लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या किस नेचर की कंपनी है। उसी की हवाले से, उसी के लिहाज से उस पर कुछ अप्लाई होते हैं रूल्स, लॉज, रेगुलेशन। कोई भी वर्ड आप जो आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपने लिए। अब उन रेगुलेशंस और लॉज की एप्लीकेशन के साथ जैसे ही वो अप्लाई होते हैं तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है कंप्लायंस की। कंप्लायंस का वर्ड जो पीछे मैंने जितनी भी तमहीद बांधी है, जितनी भी डिफाइन किया है सारे प्रोसेस को और कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को कि कंपनी कहाँ तक है, सर कंप्लायंस का वर्ड आपको इस स्टेज पर आके कंप्लायंस का वर्ड जन्म लेता है कि कंप्लायंस जरूरी है, कंप्लायंसेस जरूरी है। कंप्लायंसेस कंपनी के हवाले से मुख्तलिफ नेचर की मुख्तलिफ रेगुलेटर्स के साथ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसकी कंप्लायंसेस को कौन कौन सी कंप्लायंसेस हो सकती हैं, सवाल ये पैदा। उसकी तो एक कंप्लायंस तो एससीसीपी देख रहा होगा साहब, एससीसीपी सबका जो यहाँ पर एक तरह से आप समझ लें कि टर्म मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो अगर आसान टर्म इस्तेमाल करूँ तो वो बॉस की टर्म जो है ना वो आ जाती है इसमें, कि तमाम जितने भी रेगुलेटर्स मौजूद हैं उन तमाम के ऊपर सबसे बड़ा रेगुलेटर है एससीसीपी, उसकी कंप्लायंसेस, मुख्तलिफ किस्म की कंप्लायंसेस। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लायंसेस, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी के तौर पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसमें, जब तक आपके शेयर्स की डीलिंग उस टर्मिनल के ऊपर नहीं होती, जो कि अभी अली भाई आपको थोड़ी देर पहले दिखा भी रहे थे, उस टर्मिनल के ऊपर नहीं होती, तब तक आपके ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कोई भी रेगुलेशन आके अप्लाई नहीं होती, अनलेस अनटिल कि आप किसी स्पेशलाइज्ड किस्म की एंटिटी हैं। जैसे कि आप हमारे पास इस वक्त बैठे हैं, हमारे पास मौजूद है फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड में, ऐसे ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप फर्स्ट नेशनल इक्विटीज में मौजूद है इस वक्त। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड इज अ स्पेशलाइज्ड एंटिटी। एक तो कंपनी है, एक लिस्टेड है, दूसरी बात, तीसरी बात है कि स्पेशलाइज्ड एंटिटी है, ब्रोकरेज है, ठीक है, लाइसेंस्ड एज अ ब्रोकरेज है। तो अब वो तीसरी एक चीज भी साथ आके इन्वॉल्व होती है। तो बाजू का किसी एक रेगुलेटर की इन्वॉल्वमेंट या उसकी कंप्लायंसेस इस पर्सपेक्टिव में भी देखी जाती हैं या इस पर्सपेक्टिव में भी एप्लीकेबल हो जाती हैं अगर वो किसी स्पेशलाइज्ड नेचर की, स्पेशलाइज्ड किसी भी सेक्टर की एंटिटी हो, ठीक है। तो वो रेगुलेटर उस हिसाब से भी एप्लीकेबल हो जाती है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ जब आप लिस्टेड है, उसके अलावा आपकी एनसीसीपी है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्लियरिंग हाउस सिर्फ अभी तक एक ही है और वो एनसीसीपीएल है, ठीक है। और एनसीसीपीएल में जब आप ट्रेड करते हैं, उसकी सेटलमेंट्स होती हैं, उनकी क्लियरिंग्स होती हैं और इस तरह की चीजें एनसीसीपीएल सारी आपकी रूटीन में देख रहा होता है। इसके अलावा आपका सीडीसी आता है, उसके बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। सीडीसी भी आपकी एक पाकिस्तान में सीडीसी नेचर की जो कंपनी है, सीडीसी भी एक स्पेशलाइज्ड नेचर कंपनी है, ठीक है। एनसीसीपीएल भी एक स्पेशलाइज्ड नेचर कंपनी है। ईएसएक्स इटसेल्फ एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड नेचर की कंपनी है, ठीक है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंजेस को मर्ज कर दिया गया, एक ही इस वक्त पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो जिसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज होती थी, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज होती थी, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज होती थी, 2016 में ये मर्ज हो गई, एक स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया।
तो अब उस स्टॉक एक्सचेंज को भी एक तो उसका स्टेटस एज अ पब्लिक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी, फिर तीसरा उसको जो पास लाइसेंसिंग है स्टॉक एक्सचेंज की लाइसेंसिंग अंडर एक्सचेंज रेगुलेशंस। एक्सचेंज का अपनी रेगुलेशंस और लॉ और एक्ट है जिसके तहत आप पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर रजिस्टर्ड है। तो लिहाजा ये रेगुलेशंस इन तमाम रेगुलेटर्स की, मेन रेगुलेटर्स की एक लिस्टेड कंपनी के हवाले से तमाम रेगुलेटर्स आते हैं सामने। ये बातें बाजुकात ये होता है कि देखें जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो आप इन चीजों का नहीं ख्याल रखते कि रेगुलेटर की इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ सकती हैं। बाजुकात हम ट्रेड कर रहे होते हैं, हम ट्रेड करते हुए कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि कानून की नजर में जुर्म है, ठीक है। जब उसको कानून की नजर में जुर्म है तो उसके हवाले से फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। देखिए ट्रेडर का काम क्या है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ट्रेडर का काम है जस्ट गो फॉर द ट्रेड, ठीक है जी। आप सेल कर रहे हैं, परचेज, ट्रेड की डेफिनेशन में कोई भी एक कंडीशन आ सकती है। बाजू का ट्रेड का कॉन्सेप्ट लोग ये लेते हैं कि जी हम सेल भी करें तो परचेज भी करें तो ही ट्रेड होगी। नहीं, अगर आप सेल कर रहे होंगे तो भी ट्रेड है। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 कहता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो भी सेल है, और अगर आप बाइंग कर रहे होंगे तो भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी आपने परफॉर्म कर ली है। सेल या बाइंग दोनों में से कोई एक कंडीशन हो रही हो आपकी। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में आप बाजुगत कर रहे होते हैं तो ना जाते हुए भी कोई एक ऐसी चीज आपसे परफॉर्म हो जाती है जो कि रूटीन से हटके होती है और कानून के अगेंस्ट होती है, वहां पर कंप्लायंसेस आके खड़ी हो जाती हैं, वहां पर आपका रेगुलेटर आके खड़ा होता है। डिफरेंट रेगुलेटर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हर एंटिटी को जज कर रहे होते हैं, ठीक है। एंटिटी की नेचर के मुताबिक वो प्राइवेट एंटिटी है, वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी है, वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, वो कंपनी एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। एक नेचर है, आपको पता है पाकिस्तान में एनपीओस एनजीओस बहुत काम कर रही हैं, आप सब माशाल्लाह इन चीजों को देखते ही होंगे सोसाइटी में और जानते भी होंगे। एनपीओस के हवाले से हमेशा आपको सुनने में आता है कि एनपीओ की फंडिंग आ रही है, बड़ा वेलफेयर का काम हो रहा है, बड़ा सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है, लेकिन रेगुलाइज कैसे हो रही है, चैनलाइज कैसे हो रहा है वो। पाकिस्तान में एफएटीएफ की जब इन्वॉल्वमेंट हुई उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सख्ती हुई और फॉरेन फंडिंग के ऊपर तो खसूसन सख्ती की गई, जिसके हवाले से ईईडी की लाइसेंसिंग को भी लाया गया, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की लाइसेंसिंग को। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन बेसिकली फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर एक प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट की गई कि आपकी जितनी फंडिंग पाकिस्तान से बाहर से आती है उसको चैनलाइज, उसके लिए लाइसेंसिंग होनी जरूरी है आपके पास ईईडी की। तो ये बात मजीद से मजीद खुलती चली जाएगी, और कानून तो फिर ऐसी चीज है कि जितना मर्जी आप उसको खोलते चले जाए, ठीक है। वो तो मुख्तलिफ नेचर्स की कंपनीज भी आती जाएंगी, पर्सपेक्टिव भी आते जाएंगे, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज इन दिस केस कि ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है कि कंप्लायंसेस ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कैसी हैं, ओवरऑल कंप्लायंसेस को आप कैसे देख सकते हैं। अगर आप को मैं एक इंडिविजुअल को मैं रखूं, अब मैं इसको आसान करता हूं, आपकी अपनी जाती हद तक लाता हूं इसको, आपकी इंडिविजुअली आपको देखने को मिले कि आप एज एन इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या क्या पर्सपेक्टिव इसमें आ सकते हैं। अगर आप एज एन इंडिविजुअल जाएंगे तो आप दो तरह से बिजनेस कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर कर सकते हैं या फिर आप सिंगल मेंबर कंपनी बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल आप कहते हैं कि मैंने किसी के साथ मिलकर कोई इल्हाक नहीं करना, कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है, मैंने किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करनी है और मैं जाऊंगा, मैं अकेला बिजनेस करूंगा और मैं अकेला ही करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है जी, आप कर सकते हैं। पाकिस्तान का कानून आपको इजाजत देता है। कैसे इजाजत देता है? पाकिस्तान का कानून कहता है कि यू कैन डू इट बाय ऑप्टिंग फॉर एनी टू ऑप्शंस। या तो आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर आ सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? बेसिकली वो आपके एनटीएन के अंदर, इंडिविजुअल के एनटीएन के अंदर बिजनेस एडिशन होता है। सोल प्रोप्राइटर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। लोग उसको बात, अब आम आप जनरली किसी के पास बैठे होंगे, कोई आपको दिखाएगा, वो बात कर रहा होता है और बात कह रहा होता है जी मेरी कंपनी है, ठीक है। ये लोगों की एक कॉन्सेप्शन है, लोग इस तरह परसीव कर रहे होते हैं कि जी जो बिजनेस एडिशन एनटीएन में हो गया वो हमारी कंपनी है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिजनेस एडिशन सिर्फ एक आपकी एनटीएन के साथ टैगिंग होती है, जिसमें सोल प्रोप्राइटर के केस में आपकी लायबिलिटी इंडिविजुअली, आपकी लायबिलिटी ही बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी ही आपकी लायबिलिटी है। क्यों? बिजनेस आपसे सेपरेट नहीं है,
ठीक है, बिजनेस आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके अकाउंट बैंक्स में अक्सर आप जाते हैं, बैंक्स वाले आपको, क्योंकि अब बैंक में जो देखिए दो चीजें हैं, बैंक्स में आप जैसे जाएंगे आप कहेंगे कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना है, बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाना है, ओके जी फौरन खुल जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइए जी आप हमें लेटर हेड दीजिए, हम अभी खोल के देते हैं आपको, आप उसको फौरन लेटर हेड देंगे। सपोज आप लिखेंगे जी ABC एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज का वर्ड वो वर्ड है जो कंपनी एक्ट 2017 में कंपनी के लिए अलाउड ही नहीं है। कंपनी अगर आप लेना चाहें, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड है अंडर कंपनी एक्ट। एंटरप्राइज का क्या मतलब होता है? अक्सर लोग लिखते हैं एंटरप्राइज, ना एंटरप्राइज। देखिए एंटरप्राइज अगर आप उसके लघुवी मानी में जाएं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लघुवी मानी में अगर उसको डिक्शनरी मीनिंग देखें, ठीक है, आप किसी भी बिजनेस को जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमने नाम के आगे को लगा दिया है, ठीक है, हमने नाम के आगे ORG लगा दिया है, ठीक है, हमने नाम के आगे एंटिटी लगा दिया है, इट्स जस्ट अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हैं कि आप बेसिकली उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं और कोई भी वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर उसके लीगल पर्सपेक्टिव में देखूं मैं, ठीक है, अगर आप उसके डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो तो सबके सामने है ना कि आप उसको डिक्शनरी मीनिंग तो कोई भी सर्च कर सकता है उसके, लेकिन मैं उसके आपके लीगल पर्सपेक्टिव में आपको बताना चाह रहा हूं कि लीगल पर्सपेक्टिव में जब आप जाके उसको देखते हैं तो उसका कोई वजूद नहीं है, लीगल पर्सपेक्टिव में उसका कोई वजूद नहीं है। एंटरप्राइज का वर्ड इज प्रोहिबिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अब कंपनी का वर्ड, कंपनी एक लफ्ज है ना, COMPANY, कंपनी, ये प्रोहिबिटेड है, आप इसको अपनी कंपनी के नाम के साथ लिख ही नहीं सकते अनलेस अनटिल यू हैव स्पेशल परमिशन। अगर आप कहिए कि मैं फेडरल गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, और मैं आपने लेस्को का सुना हुआ है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आई थिंक सब लाहौर से ही है मेरे ख्याल में सब लोग, तो लेस्को आपके घर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, लेस्को से आता होगा, लेस्को का कभी पूरा नाम पढ़ा है आपने? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, कंपनी, क्यों? कंपनी का वर्ड तो प्रोहिबिटेड है, बट दैट इज गवर्नमेंट ओन एंटिटी, गवर्नमेंट ओन है, क्योंकि उसमें मोर जो उसमें सब्सटेंशियल कह रहा हूँ सॉरी, उसमें बेसिकली जो होल्डिंग इसमें जिसका स्टेक है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जब आ रही है तो वो अपने वर्ड के अपनी एंटिटी के अंदर नाम के साथ कंपनी लगा सकती है। यू फॉलो दिस? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर लॉ कुछ डिफरेंट स्टैंड करता है, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, डिक्शनरी मीनिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लॉ कभी भी कंप्लायंसेस के पर्सपेक्टिव में, कभी भी ऑडिट के पर्सपेक्टिव में, लॉ कभी भी डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेता, हम उसको डिक्शनरी मीनिंग में लेते हैं। देखिए कानून को हमेशा प्रिसाइज होना जरूरी है, ठीक है, कानून को बहुत ज्यादा स्ट्रेट होना जरूरी है, कानून जितना ज्यादा मुबहम होगा, जितनी ज्यादा उसमें हेर फेर होगी, चाल होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए उतने ज्यादा मौके होंगे, आपके उतने ज्यादा चीजें मिलेंगी ना आपको। अगर वो प्रोहिबिटेड वर्ड की लिस्ट ही ना दे, प्रोहिबिटेड वर्ड की लिस्ट ही ना दे, अंडर इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस के अंदर लिस्ट मौजूद है पूरी प्रोहिबिटेड वर्ड्स की, ऐसे उसने लिख कर दे रही है कि भाई ये चीजें आप नहीं यूज कर सकते अपनी कंपनी के नाम के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इमरान खान का नाम नहीं यूज कर सकते, हालांकि बड़ा फेमस है इस वक्त, ठीक है, नवाज शरीफ साहब बहुत फेमस है, आप नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जाके अटैचमेंट शो करता है, वो कहते हैं कि आपका इनके साथ क्या लेना देना है जो आप उनका नाम उठा के, एक पब्लिक फिगर का नाम उठा के अपनी कंपनी के नाम में यूज कर रहे हो। ये एक लॉ की पर्सपेक्टिव में सोचने का तरीका है, लॉ कंप्लायंसेस को इस तरह लेकर आते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर में आपको आजादी है भाई, जो दिल करता है अपने नाम के साथ लगा लो, एंटरप्राइज छोड़ो, कंपनी छोड़ो, जो आपका दिल करे, इमरान खान का क्या, नवाज शरीफ का क्या, जिस मर्जी का नाम लगा लें, कायदे का नाम लिख लें, कोई नहीं रोकने वाला आपको। क्यों? सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस की लाइबिलिटी उसकी अपनी लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके बिजनेस का वजूद ही नहीं है, उसके बिजनेस का वजूद ही नहीं है, लोगों को नजर आ रहा है कि इसका बिजनेस है, लेकिन उसका बिजनेस कानूनी तौर पर उसका बिजनेस उसी का ही बिजनेस, और उसका बिजनेस उसके बिजनेस के तमाम असासे उसके ही हैं, उसके बिजनेस की तमाम लाइबिलिटीज उसकी हैं, अलग नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि वो अलग ही नहीं है तो आप उस पर्सपेक्टिव में क्यों? अब मैं कहूँ जी, मेरा एक बिजनेस है ABC, ठीक है जी, बिजनेस मेरा बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है,
अच्छा जी, क्या करता है बिजनेस? फॉर एग्जांपल जी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता हूँ मैं किसी भी आइटम की, जो आपको पसंद हो सबको वो रख लीजिए। तो खुसूसन तो मैं खुद जाती तौर पर भी फूड आइटम रखूंगा, बिकॉज आई लाइक दैट। तो उसमें आप कोई फूड आइटम आप रखें उसमें, ठीक है, आप फूड आइटम रखें और उसकी कहें कि मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहूँ जी उसके बहुत सारे एसेट्स हैं, ये बिल्डिंग भी है, वो बिल्डिंग भी है मेरे बिजनेस की, वो भी। अच्छा जी, मेरे वो कहेंगे आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या है, मैं कहूँ जी लाइबिलिटीज क्या है जी, ये पे करना है मैंने, बैंक लोन पे करना है, कुछ गारंटीज पे करनी है, कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, वेंडर्स को देने हैं, सब कुछ ठीक है। अब जो बंदा कानून को समझता होगा ना, या वो बंदा जिसने बिजनेस करने से पहले इस चीज को समझा होगा कि बिजनेस और कंपनी में कंपनी के थ्रू करना है या मैंने इंडिविजुअली करना है। इंडिविजुअली करना मना नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वजह कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। अगर आप उसको इंडिविजुअली देखेगा कोई बंदा कानूनी तौर पर, और खुदा ना खास्ता अगर कोई मेरी वेंडर के साथ किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, हो सकते हैं कारोबारी मामला हैं, कोई इख्तलाफ हो जाते हैं, बैंक के साथ हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, हमें बुलाएंगे, अपने ऑफिस में बुलाएंगे, कोई पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, हम नहीं मानेंगे बात, वो कोर्ट में चले जाएंगे, पिटीशन फाइल कर देंगे, ठीक है। वो पिटीशन किसके खिलाफ फाइल करेंगे? मेरे बिजनेस का तो वजूद ही नहीं है कानूनी तौर पर। अच्छा, अब इसको मैं मजीद आसान करता हूँ। कंपनी के अंदर दो लोग कम से कम कंपनी को मिलकर बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड को, लेकिन एसईसी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे बोला जाता है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, जो कि बाय नेचर प्राइवेट कंपनी होती है, बाय लीगल नेचर वो प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन एक ही बंदा अगर चाहे तो वो कंपनी बना सकता है, और उसको बोला जाता है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का नाम रखता हूं एबीसी, ठीक है, एबीसी एस, और उसके बाद फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स एसएमसी डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं उसको यूज कर सकता हूं उस एसएमसी के कॉन्सेप्ट के तहत। क्यों हुआ ये कि कुछ लोगों ने किया जी, इंडिविजुअली जब बिजनेस किया, इंडिविजुअली बिजनेस करने के बाद उनकी लाइबिलिटीज और एसेट्स इसी तरह मिक्स हुए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिविजुअली बिजनेस या बिजनेस अपने पर्सनल से अलग नहीं है, जब पर्सनल से अलग नहीं हो तो लोगों के लिए इंडिविजुअली बिजनेस करना मुश्किल हो गया। कुछ लोग, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके और मेरा मिजाज इस तरह के, एटीट्यूड इस तरह के कि हम किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, तो हम में से बैठे हुए यहाँ हर शख्स का ये मिजाज हो कि वो किसी ना किसी के साथ मिलकर काम कर सकता है, जरूरी नहीं है। तो जरूरी अगर ये नहीं है, तो फिर मार्केट में मौजूद इन्वेस्टर्स को जो कि इंडिविजुअली काम करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको सिक्योरिटी कैसे देनी है, उनको श्योरिटी कैसे देनी है, उनको सर्टेनिटी कैसे देनी है, उसके लिए कॉन्सेप्ट एससीसीपी ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि सिंगल मेंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिविजुअली करना चाहते हैं, बड़ा आसान है जी, उठें अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं एज अ सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी नाम के साथ जो आपको मुनासिब लगता है, और नाम की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर वो अवेलेबल होता है आप चाहें रजिस्टर करवाएं और उस पर काम करें, जैसे आपका दिल करता है उस पर काम करें, ठीक है। अब होगा क्या, फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि कल को अगर कंपनी की कोई बनते हैं, कंपनी की कोई चीजें बनती हैं जी, जिस तरह अभी हम मिसाल दे रहे थे कि जी बैंक के साथ या बाकी किसी मामले में कोई उलझन बनती है, वो जाते हैं पिटीशन फाइल करते हैं, तो वो पिटीशन किस पे फाइल करेगा? बैंक, सपोज बैंक के साथ हमारा मसला हो गया, बैंक किस पे पिटीशन फाइल करेगा? कंपनी। क्या वो कंपनी के डायरेक्टर पे फाइल कर सकता है कंपनी की लाइबिलिटी के लिए? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो कंपनी की लाइबिलिटी के लिए कंपनी पर ही पिटीशन फाइल करेगा। 1882 के अंदर ये इट इज अ सेटल्ड केस कि 1882 के अंदर ब्रिटिश कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें एक बंदे ने दावा किया है कंपनी के ऊपर कि जी इस कंपनी ने मेरी लाइबिलिटी पे कर